आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो टूक, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर मांगे देश से माफी। प्रियंका ने राहुल द्वारा फर्जी मतदाताओं के दावे पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहे जाने पर भाजपा की आलोचना की। बातचीत की रणनीति, कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने की इंडिया पर ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने की बात। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट को लेकर सपा के अबू आसिम आजमी का सीएम फडणवीस पर बड़ा आरोप। बातचीत को लेकर नहीं तैयार, भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भी अकड़ रहे ट्रंप। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पलटवार किया है। राहुल ने बीते दिन चुनाव आयोग पर वोट चोरी और भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया था। इस पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही है, तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके खून में इस संविधान का डीएनए, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ संविधानದ डीएनए ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी। ತಮಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರನ ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಂತದ್ದು। पैसा देकर चोरी की गई थी, ಕಾಸುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು। और मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई है। ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರದ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है। ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ। और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है। ಇವತ್ತು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು, ಕೂಲಿ ವರ್ಗದವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ। और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा। ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು, ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दे देनी चाहिए। ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ। और वीडियोग्राफी भी दे देनी चाहिए। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ महाराष्ट्र के सीईओ द्वारा राहुल गांधी से फर्जी मतदाताओं के दावे पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहे जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कहा कि भाजपा जांच करने के बजाय हलफनामा मांग रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर कोई समस्या या अनजाने में हुई गलती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच करने के बजाय भाजपा हलफनामा मांग रही है। देखिए, जो पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं, जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव
और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो एक और बड़ी बात है कि 25 सीटें ऐसी, कल राहुल जी ने आंकड़ा रखा कि 25 ऐसी सीटें जहाँ 30,000-33,000 का मार्जिन रहा है टीडीपी का। तो क्या आप चाहेंगे कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखो, आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज में आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं, पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा कि जो कुछ चल रहा है वे चिंतित करने वाला है। एक देश जिससे हमारे रिश्ते नज़दीकी थे, हम साथ काम कर रहे थे, अगर उस देश ने अपने व्यवहार को बदल लिया है तो भारत को बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। शायद आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हम वार्ता कर कोई रास्ता निकाल लें। भारत को भी अपने हितों को देखना पड़ेगा, हम दूसरे देशों को भी देखना पड़ेगा। अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। ये नेगोशिएशन कैसे चलेगा, हमें 2-3 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ हमें नए मार्केट्स भी ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका पे हम बिक रहे हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है, $90 बिलियन का मार्केट है, लेकिन दूसरे देशों भी है। जो कुछ चल रहा है काफ़ी चिंतित है कि एक देश जो हमारे नज़दीकी रिश्ता से चल रहे थे, जो मैं कहूँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बुनियाद पे हम काम कर रहे थे और हमारे दूसरे पॉलिसीज पे भी असर पड़ता था इससे, अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, हम सारे सुने हैं कि ट्रंप साहब जिस किस्म के डील बनाना पसंद करते हैं कि उनके स्टाइल काफ़ी अलग है, जो हम शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायतंत्र में कभी देखा नहीं होगा कि इस किस्म का स्टाइल, और शायद सिर्फ वो है। और शायद ये आने वाले 2-3 हफ्ते में जहां हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि शायद कुछ दूसरे अंडरस्टैंडिंग, दूसरा समझौता पे पहुंच जा सकेंगे, मालूम नहीं है। लेकिन भारत को भी अपने हित है, वी हैव आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, इसके बुनियाद में ही हमारे नेगोशिएटर्स काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये नेगोशिएशन कैसे चलेगा, हमें 2-3 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ हमें नए मार्केट्स भी ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका पे हम बिक रहे हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है, $90 बिलियन का मार्केट है, लेकिन दूसरे देशों भी है। अभी यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवा दिया, वहाँ हमारे सारे चीज़ें 99% भारतीय गुड्स पे टैरिफ है ही नहीं यूके में आज से। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर है। फिर यूरोपियन यूनियन के साथ चर्चा चल रही है, दूसरे देशों के साथ भी बातचीत हो रही है। तो अब मेरे ख्याल में अफ्रीका, एशिया, कई नए मार्केट्स हमें ढूंढना पड़ेगा। आखिरी चीज़ ये है कि हम ये भी देखना चाहिए कि अगर अमेरिका के साथ हमारे दूसरे किस्म के रिश्ते जो रूटीनली चल रहे थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी पे कोऑपरेशन, एआई के रिसर्च में हम लोग एक साथ थे। आपको ये भी पता है कि हमारे देशों के आपस में सिक्योरिटी विषय पे, इंटेलिजेंस, डिफेंस में भी बहुत अच्छे रिश्ता बन रहे थे। अगर ये भी अफेक्टेड हो गया है तब तो बहुत सीरियस चेंज की बात है, बहुत सीरियस बदलाव की बात है। लेकिन अगर ये सिर्फ ये है कि देखिए वो सब ऐसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहा था, और सिर्फ ट्रंप साहब और टैरिफ्स के ऊपर बस एक ही विषय पर चर्चा करने की ज़रूरत है, वो तो अलग बात है। तो ये सब सरकार जानते हैं, उनसे पूछिए, मुझसे मत। लेकिन मैं जो बाहर से देख रहा हूँ ये काफ़ी चिंतित विषय है।
इंडिया ब्लॉग मीटिंग में बोलते हुए एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने आज कहा कि राहुल ने हमारे सामने एक विस्तृत प्रस्तुति दी। राहुल जी ने हमारे सामने एक विस्तृत प्रस्तुति दी है और एक चर्चा हुई जिस पर पवार साहब ने सुझाव दिया है कि ऐसी प्रस्तुति हर राज्य, जिले और तालुका में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के सामने प्रस्तुति की जानी चाहिए। अगर चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है तो उन्हें जवाब देना चाहिए, सुप्रिया ने कहा है। बहुत विस्तार से राहुल जी ने एक प्रेजेंटेशन हमको दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और पवार साहब ने एक सुझाव दिया है कि हर राज्य में अब ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हर जिले में होना चाहिए, हर तालुक में होना चाहिए और देश में हमारे सारे जो कार्यकर्ता है और जो सशक्त लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं उनको इस बारे में हम सब ने मिलके ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहिए। और जो भी हो, सच है झूठ है, जो भी सरकार को देखिए, सरकार कहती है इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी है तो मेरे ख्याल से उन्होंने जवाब देना चाहिए सबका। और उनकी वेबसाइट से ही तो ये सब है ना, ये तो वेबसाइट से मिला है, किसी ने कुछ नया तो कुछ नहीं बोला है, उनकी वेबसाइट से ही सब इन्फॉर्मेशन मिली है। 2008 के मालेगांव विस्फोट और 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयानों पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि मालेगांव मामले में सभी गैर मुस्लिम आरोपी थे और ट्रेन विस्फोटक मामले में सभी मुसलमान आरोपी थे। इसलिए वह ऐसा बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मुसलमान बरी हो जाते हैं तो उन्हें परेशान होना चाहिए, लेकिन अगर गैर मुस्लिम बरी हो जाते हैं तो उन्हें जश्न मनाना चाहिए। संविधान का उल्लंघन हो रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। एक्चुअल क्या है ना कि इस केस में जो अभी शादी प्रज्ञा से केस में कोई मुस्लिम नहीं है, सारे नॉन मुस्लिम हैं और उन केसेस में सारे मुस्लिम हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों को अगर है तो उनको तकलीफ दो, वो छूट गए फिर भी उनको कुछ न कुछ कोशिश करो कि फंस जाएं। इस केस में ये लोग छूट गए तो तालियां बजाओ, मिठाई बांटो और आगे शायद कोई बहुत मजबूरी होगी, बहुत दबाव होगा तो जाएंगे, लेकिन अभी तक इनका स्टेटमेंट नहीं आया और अभी तक खुशियां मनाई जा रही हैं। ये देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है देश में, सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए रह गई है। ये चीजें दर्शाता है, दुनिया के लोग देखेंगे तो हंसेंगे कि क्या है, इंसाफ कहाँ चला गया। वही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि वोट चोरी का आरोप राहुल जी ने सिर्फ लगाया नहीं बल्कि साबित भी किया है। जो दस्तावेज उन्होंने दिखाए वे चुनाव आयोग के ही थे, कितने वोट पड़े और कहां पड़े। मेरा मानना है कि पिछले कई सालों में इतनी सार्थक और साझेदारी पूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल जी ने सारे तथ्य दिल्ली जैसी जगह पर मीडिया के सामने रख दिए हैं। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने सिर्फ लगाया नहीं, साबित कर दिया। डॉक्यूमेंट कौन से थे? इलेक्शन कमीशन, चुनाव से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट के सारे पूरी संख्या देकर कितने वोट पड़े, कहां पड़े। मैं समझता हूं पिछले कई सालों से इतनी सार्थक, इतनी समर्पित और इतनी अस्पष्ट साक्ष्य के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। नेता विरोधी दल के रूप में राहुल गांधी ने सारे तथ्य दिल्ली जैसी जगह पे मीडिया के सामने रख दिया और ओपन टू क्वेश्चंस थे सवाल। मोदी की तरह मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भागे नहीं। अब सारे तथ्य उनकी तरफ से आ गए, साबित हो गया है चोरी हुई। कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बता दिया, वोट की संख्या बता दी, डॉक्यूमेंट का सहारा लिया इलेक्शन कमीशन। अब बाल है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए, भाजपा सरकार के दबाव से मुक्त होकर जनता का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। इसलिए इन आरोपों का जवाब सार्वजनिक रूप से करें। हम जाएंगे मंडे को, सोमवार को सारे दल जाएंगे इलेक्शन कमीशन, बुला लें हम लोगों को और इसका जवाब दे दें। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई मोहम्मद आसिफ कुरैशी का बीते रात धारदार हथियार से हमलावरों ने हमला कर मर्डर कर दिया है। आसिफ निजामुद्दीन इलाके में स्थित अपने घर के बाहर ही खड़े थे जब उन पर यह हमला हुआ। हत्या का आरोप आसिफ के पड़ोसी गौतम और उज्जवल पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर खड़ी स्कूटी हटाने को लेकर छिड़े छोटे से विवाद में आसिफ की हत्या कर दी गई है। अब इस मामले में उनकी पत्नी ने पड़ोसियों पर बड़ा आरोप लगाया है। ये जरा पार्किंग की वजह से हुआ था थोड़ी सी, और उसके बाद कहा सुनी झगड़ा हुआ और उसके बाद इन दो भाई हैं वो मेरे भाई पे चिपट गए और उसकी हत्या कर दी।
पड़ोस के लड़कों ने वो अपना स्कूटी वगैरह लगा दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा साइड कर लो, तो उन्होंने फिर गंदी गंदी गालियां देने शुरू करी और मेरे हस्बैंड के ऊपर दोनों भाइयों ने अटैक कर दिया। फिर उन्होंने बीच बचाव में मुझे भी धक्का दिया, लड़कों ने मुझे भी मारा। उन्होंने पहले भी 3-4 बार हमला करा है मेरे हस्बैंड के ऊपर। अच्छा। और अब उन्होंने जानबूझ के उनको मारा है कि मेरे गेट के आगे पड़ोस के लड़कों ने वो अपना स्कूटी वगैरह लगा दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा साइड कर लो, तो उन्होंने फिर गंदी गंदी गालियां देने शुरू करी और मेरे हस्बैंड के ऊपर दोनों भाइयों ने अटैक कर दिया। बड़े वाले भाई ने उनके दिल में कुछ मारा, नुकीली चीज, उनकी ब्लीडिंग होने लगी। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि भाई तुम जल्दी आ जाओ। फिर उन्होंने बीच बचाव में मुझे भी धक्का दिया, लड़कों ने मुझे भी मारा और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। मेरे हस्बैंड एकदम बचे नहीं। कितने बजे की घटना है? ये 9:30-10 बजे की बात है। 9:30-10 बजे की। क्या सिर्फ पार्किंग विवाद को लेकर हुआ था? हाँ जी, पार्किंग की बात को लेके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था मेरे हस्बैंड ने, और वो लोग ही एकदम गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। सारी बिल्डिंग वालों ने भी देखा और पड़ोसियों ने भी देखा। यानी कि एक स्कूटी लगाने को लेकर इतनी बड़ी बात हो गई। जी, सारी बात इसी के ऊपर हुई। उन्होंने पहले भी 3-4 बार हमला करा है मेरे हस्बैंड के ऊपर। अच्छा। और अब उन्होंने जानबूझ के उनको मारा है। कितने बाल बच्चे हैं आपको? ये जरा पार्किंग की वजह से हुआ था थोड़ी सी, और उसके बाद कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद इन 2 भाई हैं वो मेरे भाई पे चिपट गया और उसकी हत्या कर दी। अच्छा जी। क्या नाम है आपके भाई का? कितना उम्र? पुलिस को यही 11, साढ़े 10, 11, 12 बजे पता लगा है पूरा। अच्छा जी। क्या मानते हैं छोटी सी बात को लेकर, पार्किंग विवाद को लेकर इतनी बड़ी बात हो जाएगी? जी। हाँ। मैं जब आया तो मैंने देखा मेरे भाई को मार के यहाँ पर डाल रखा था। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। अच्छा। नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है। गौतम और उज्जवल कुछ बता रहे हैं उनका नाम। वही उत्तरकाशी के धारावी गांव में हुए हादसे का आज चौथा दिन है। अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं। वे मलबे में दबे हो सकते हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने के 4 दिन और लग सकते हैं। धारावी गांव के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला हुआ है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक मार्शल सेंसर उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सामान 60 किमी दूर भटवाड़ी में 2 दिन से लटका हुआ है। देखिए, कल हम लोगों ने करीब 382 लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया था, और जैसा पहले ही आपको लोगों को बताया जा चुका है कि हमारा ये पूरा ऑपरेशन 3 दिशाओं में चल रहा है। एक तो जो लोग वहां पर गंगोत्री धाम में आसपास के इलाकों में स्थानीय या बाहरी प्रदेशों से आए हुए तीर्थयात्री हैं, उनको इवैक्यूएट करना। दूसरा, रोड की हमारी जो कनेक्टिविटी है जो बुरी तरह से प्रभावित हुई है उसको रिस्टोर करना। और साथ ही साथ तीसरा जो हमारा दिशा है ऑपरेशन की, वो है कि जो धराली गांव में तबाही हुई है तो वहां रिकंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हो, वहां मलबा किस तरह से हटाया जाए, अगर कुछ लोग मिसिंग हैं तो उनकी खोज, और साथ ही साथ सरकारी या प्राइवेट परिसंपत्तियों का जो नुकसान हुआ है उसकी लिस्टिंग। तो सभी के लिए डेडिकेटेड सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए हैं। आज मॉर्निंग से हमारा आज तीसरा दिन है, ये 8 अगस्त, और अभी तक हमारा करीब 44 लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है। हमारे स्टेट की हेली सर्विसेज लगातार चल रही हैं। जो हमारे चिनूक और MI थे वो कुछ उनके उड़ने लायक मौसम अभी नहीं है, तो वो अभी स्टैंड बाई में हैं। जैसे ही थोड़ा वेदर ठीक होता है और जैसे वो इन्वॉल्व होंगे तो हमारे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी गति आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उत्तरकाशी में ही हैं और लगातार इस पूरे ऑपरेशन का को खुद वो निगरानी कर रहे हैं और सभी को निर्देशित कर रहे हैं। स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम से भी हम लोगों का निरंतर संपर्क है। इसके अतिरिक्त खाने पीने का जरूरी सामान वहां पर लगातार भेजा जा रहा है, उसकी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और जैसे ही हमारा ये हेली ऑपरेशन आर्मी का स्टार्ट होगा तो वहां पर विद्युत बहाली के लिए हमारे करीब 125 केवीए के 2 जनरेटर बिल्कुल रेडी स्थिति में हैं, उनको वहां भेजा जाएगा, वीसेट जाएगा ताकि वहां इंटरनेट की भी बहाली हो। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि पूरी सरकारी मशीनरी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके निर्देशन में तेजी से कार्य कर रही है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाने के मामले में नगीना सांसद
चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रतिक्रिया दी है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। वोट हथियार है जिससे आप, जिसकी नीति से, जिस सरकार से आप खुश नहीं, आप उसको बदल सकते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जनता के हाथ में दिया। इसलिए तो भारत में लोकतंत्र है, जनता द्वारा जनता का शासन। लेकिन अगर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह का कल हमने भी देखी ओपीसी, जिस तरह के जो है एक ही व्यक्ति के जो है कई जगह वोट है, या एक ही मतलब फादर नेम में जिस तरह गड़बड़ी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल अंकित करता है। इलेक्शन कमीशन को इसका फेयर जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में अगर अविश्वास पैदा होगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। लोकतंत्र का मतलब ही तो विश्वास है। उस विश्वास को जिंदा रखना, उस विश्वास को मजबूत करना और लोगों की आस्था लोकतंत्र बनाए रखने के लिए इसका फेयर जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात को देखते हुए सिरौली गौसपुर के तिलवारी गांव के लोग बाढ़ से बचाव की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं ग्रामीण भी अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। किस तरह से चल रहा है तो हम जान रहे हैं और गंगा मैया जान रही है। पिछले 20 साल से हर एक साल 2 महीना के लिए हमारी रोजी रोटी एकदम पूरी तरह से बंद रहती है। नौका संचालन नहीं होता है। प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है कि बाढ़ आते ही नाव बंद हो जाती है। और हम लोग 80 घाट से लेके नमो घाट के बीच में कम से कम लाखों की संख्या में जिसका रोजी रोटी इसी नाव से चलता है। इसी से बच्चों का स्कूल का फीस दिलाता है, बूढ़े माँ बाप का दवा का जुगाड़ होता है और अपने का खाने का जुगाड़ होता है। और पिछले 20 दिन से अभी बंद है नाव। जो भी हम लोग कुंभ में कमा के रखे रहे सारा व्यवस्था सब खत्म हो गया। और आगे भी 2 महीना की लगभग हमारे ख्याल से बंद रहेगा, जो हिसाब से गंगा मैया आई है। और हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो पैसा रखे रहे वो भी खत्म हो गया है। अभी स्थिति में आ गए हैं कर्जा ले लेके अपना पेट पाल रहे, दाल रोटी चला रहे, अब बच्चों के स्कूल का फीस दे रहे, बूढ़े माँ बाप का दवा दर्पण का जुगाड़ कर रहे हैं। और अभी तक कोई शासन प्रशासन या राजनेता की तरफ से हमारे पास कोई भी मदद नहीं आया। ना ये कोई पूछने आया कि पिछले 20 दिनों से आपका रोजी रोटी बंद है, आप लोग कैसे चल रहा है। अब इतना तक स्थिति आ गई कि बहुत लोग अपने घर का बर्तन तक बेच के खाने का, बच्चों का स्कूल का, बूढ़े माँ बाप का व्यवस्था कर रहे हैं, दवा दर्पण का। भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन इसके बाद 25% और टैरिफ लगा दिया। इस तरह कुल 50% टैरिफ हो गया। ट्रंप से पत्रकारों ने भारत से बातचीत को लेकर सवाल किया। रॉयटर्स के मुताबिक इसके जवाब में ट्रंप ने सख्त रवैया दिखाते हुए कहा कि मसला हल होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है। ये दोनों ही देश 50% टैरिफ का बोझ झेलने के लिए लगभग तैयार हैं। ट्रंप ने पूछा कि क्या भारत से अब ट्रेड डील को लेकर बातचीत में तेजी आ सकती है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं कर लेते तब तक नहीं बात होगी। ट्रंप भारत पर ट्रेड डील को लेकर काफ़ी दबाव बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर समझौता करे। अमेरिका और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजार को खोल दिया जाए, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। उसने इस मामले पर क्लियर मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लिए किसान सबसे पहले हैं, उनसे जुड़े मुद्दों पर समझौता नहीं होगा। ट्रंप की नाराजगी ट्रेड डील से शुरू हुई और इसके बाद वे रूस का नाम लेकर सख्त रवैया दिखाने लगे। ट्रंप सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत रूस से तेल खरीदता है। ट्रंप इससे नाराज है। अमेरिका का कहना है कि रूस अपने पैसे का इस्तेमाल युद्ध के लिए कर रहा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।